नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प होम्योपैथिक विवरण सेपिया सकस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सीपिया सकस मतलब कटलफिश की स्याही से बनने वाला उपाय। जी। हमारे पास जो जिक्र है वो एक खास तरह के व्यक्तित्व या कहें कि एक मानसिक शारीरिक अवस्था की तस्वीरें दिखाता है। हाँ, एक तरह का पैटर्न है इसमें। बिल्कुल। इसमें शारीरिक और भावनात्मक लक्षण मिले जुले हैं और हमारा मकसद है इस जटिल तस्वीर को थोड़ा और समझने की कोशिश करना। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। विवरण के मुताबिक दो तरह की शारीरिक बनावट सामने आती है। एक एकदम दुबली पतली तार जैसी और दूसरी थोड़ी थकी हुई ढीली ढाली सी। हाँ, जैसे कोई जान ना हो। सही। लेकिन दोनों में एक बात आम है, एक तरह की जड़ता, ठहराव की स्थिति। ठहराव, हाँ। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक गया हो और इसे तोड़ने के लिए किसी तेज झटके या मतलब मजबूत प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, बिना किसी बाहरी स्टिमुलस के कुछ नहीं होता। शारीरिक तौर पर मांसपेशियों में ढीलापन और महिलाओं में गर्भाशय का अपनी जगह से खिसकना, ऐसी बातें भी बताई गई हैं। और ये जो ठहराव है, हाँ, ये सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है। विवरण इसे सीधे सीधे भावनात्मक स्थिति से जोड़ता है। अच्छा। हाँ, मतलब प्रतिक्रिया की कमी, एक तरह की उदासीनता, और दिलचस्प ये है कि इसमें लिंगों के बीच की रेखाएं भी धुंधली सी लगती है। धुंधली कैसे? जैसे महिलाएं कुछ पुरुष जैसी और पुरुष कुछ स्त्री जैसे लगे, और बाहरी धक्का न मिले तो सब कुछ मानो जम सा जाता है। जम सा जाता है। हाँ, ये तंत्रिका तंत्र के असंतुलन की तरफ भी इशारा करता है। मतलब वो जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक प्रणाली है ना, हाँ, फाइट और फ्लाइट और रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला, वही, उनके बीच तालमेल बिगड़ गया है। वो संतुलन में काम नहीं कर रही। कोई हरकत, कोई जवाब नहीं, एकदम ठहराव। अच्छा, तो ये सिर्फ दिमागी या भावनात्मक नहीं, बल्कि शरीर के स्तर पर भी प्रतिक्रिया रुक जाती है। बिल्कुल। और भावनाओं की परतें खोलते हैं, तब तो तस्वीर और भी पेचीदा हो जाती है ना। हाँ, भावनात्मक पहलू बहुत खास है इसका। भावनात्मक रूप से एक सख्त, काटने वाले व्यंग्यात्मक बर्ताव का जिक्र है। हाँ, तीखापन, जिसमें दूसरों की भावनाओं की खास परवाह नहीं होती। अपनी बात कहते वक्त कोई लिहाज नहीं, भले ही किसी को बुरा लगे। इसे पैथोलॉजिकल डिटैचमेंट या भावनात्मक अलगाव हाँ, अलगाव कहा गया है। यानी दूसरों की भावनाओं से इस हद तक कट जाना कि वो लगभग महसूस ही ना हो। बिल्कुल, लेकिन इस बाहरी सख्ती के पीछे अक्सर एक गहरा डर और खालीपन छिपा होता है। डर, सख्ती के पीछे डर। हाँ, ऐसा महसूस होना जैसे अंदर कुछ भी जिंदा नहीं है, कोई हरकत नहीं है, एकदम खाली। और इसी के साथ बिना किसी वजह के रोने का भी जिक्र मिलता है। ऐसा रोना जिसका कारण शायद वो खुद भी नहीं समझ पाते। बिना वजह रोना, जी, ये विरोधाभासी स्थिति को इतना जटिल बनाता है। बाहर से सख्त, अंदर से खाली और अचानक रो देना, ये कितना अजीब विरोधाभास है। बाहर इतनी सख्ती और अंदर इतना खालीपन और डर। ये कैसे मुमकिन होता होगा? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये विरोधाभास एक गहरे अंदरूनी संघर्ष की ओर इशारा करता है। अंदरूनी संघर्ष? हाँ, कुछ वैसा ही जैसा इग्नेशिया के सार में दिखता है। इग्नेशिया भी एक ऐसा उपाय है जो ऐसे ही गहरे भावनात्मक उतार चढ़ाव और विरोधाभासों के लिए जाना जाता है। हाँ, इग्नेशिया जैसा। हाँ, ऐसा लगता है जैसे दो मन संतुलन में तो हैं, पर लगातार एक कश्मकश में है, जिससे तनाव और एक तरह की स्टील जैसी सख्ती पैदा होती है। और इसी पैटर्न का हिस्सा है मानसिक उत्तेजना की जरूरत। उत्तेजना की जरूरत जैसे तेज कसरत करना या माथे को रगड़ना ताकि दिमाग चले। और वो जो दिमाग पर जाले या पर्दे जैसा महसूस होता है ना, हाँ, वो भी इसी से जुड़ा लगता है। विवरण में यौन अरुचि का भी जिक्र है, खासकर जब कोई और पहल करे। शायद नामंजूरी के डर से जुड़ा हो सकता है। उसे तोड़ने के लिए तेज हरकत की जरूरत भी। बाहर की सख्ती है तो अंदर का खालीपन और डर भी। हाँ, भावनात्मक रूप से कटे हुए हैं, लेकिन बिना वजह रोना भी आता है। इस स्रोत का सबसे अहम सार शायद ये है कि ये ठहराव सिर्फ सतही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का सक्रिय ठहराव है। मतलब जहां अंदरूनी कश्मकश इतनी ज्यादा है कि वो बाहरी तौर पर जड़ता बन जाती है। हाँ, आपने सही पकड़ा। ये विवरण वाकई एक जटिल स्थिति दिखाता है, अंदरूनी संघर्ष, ठहराव और अलगाव की मिलीजुली अवस्था, जिसे हिलाने के लिए बाहरी उत्तेजना बहुत जरूरी हो जाती है। बहुत जरूरी। इसे एक खास तरह की अवस्था कहा गया है जहां संतुलन बहुत बराबरी का है और कोई प्रतिक्रिया पाने के लिए काफी जोर लगाना पड़ता है। सब कुछ बहुत ठहरा हुआ, रुका हुआ सा। विवरण में जिस गहरे अंदरूनी जुड़ाव की कमी का जिक्र है,
उसे देखते हुए ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह की स्थिति में किसी को सच में दोबारा जुड़ावा महसूस कराने के लिए सिर्फ बाहरी उत्तेजना के अलावा और किस चीज की जरूरत पड़ सकती होगी? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ बाहरी स्टिमुलस काफी है या कुछ और भी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।